दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं बुलेटिन में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरानी की। देखिए, दिल्ली में पीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। 4 राज्यों के साथ उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर इसमें बातचीत हुई है। तो उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होता है, क्या वो नया चेहरा होता है या फिर पुष्कर सिंह धामी, जिनको लेकर आवाज उठी हुई है एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की, उस पर ही अब विचार चल रहा है। मंथन लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। होली के बाद होना है शपथ ग्रहण, जिससे पहले अब तक कई बड़े नाम चेहरे जो हैं सामने आ चुके हैं मुख्यमंत्री की रेस में। एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास में जो बैठक हुई है, जिसमें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, ये देखिए बैठक के दौरान पुष्कर सिंह धामी जो हैं पहुंचे थे इस बैठक में हिस्सा बनने के लिए। उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मदन सिंह कौशिक और पुष्कर सिंह धामी को निमंत्रण दिया गया था, जिस पर वो दिल्ली जब पहुंचते हैं तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। सरकार गठन को लेकर अब ये मंथन चल रहा है। तो दिल्ली दौरे से देहरादून लौटे पुष्कर सिंह धामी, कल पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ बीजेपी कार्यालय में बैठक की है, जहां पर नई सरकार और सीएम को लेकर चर्चा की गई है। वहीं आपको बताएं कि इसके बाद धामी ने अमित शाह से भी मुलाकात की है। तो उसी मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो लगातार बैठकों का हिस्सा बने हुए थे। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि अगला मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि प्रदेशवासियों को बेसब्री से इंतजार है कि उनके मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द वो शपथ ग्रहण करते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, जब दिल्ली दौरे पर थे, अब तो वापस लौट चुके हैं, लेकिन दिल्ली दौरे पर थे तब किस तरह से उन्होंने बैठकों में शिरकत की है। जिन बैठकों में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उन बैठकों में पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और आइए इसी पर जानकारी और अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात। सुनील नप्रभात, देखिए पुष्कर सिंह धामी कैमरे पर काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, चर्चाओं में बने हुए हैं। ये क्या संकेत देने वाली बातें अब लग सकती हैं? प्रदेशवासियों को बेसब्री से इंतजार है उनके मुख्यमंत्री का। पुष्कर सिंह धामी बैठकों का हिस्सा बने हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी या फिर कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री उत्तराखंड का? देखिए कंचन, आधिकारिक तौर पर इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग है, परसों रात जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, एक तरह से बीजेपी का यहाँ पर उत्तराखंड में सीएम का फेस कौन होगा उसमें ये तय किया जा चुका है। लेकिन ये डिक्लेयर विधानमंडल दल की मीटिंग के बाद ही होगा। उससे पहले कोई भी बीजेपी में ये बोलने की सूरत में नहीं है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। हालांकि दिल्ली में जो मीटिंगें चली, केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के जो आला जो नेता थे सभी से उनकी राय ली जा चुकी है, उनका मन टटोला जा चुका है और केंद्रीय नेतृत्व अपनी राय बना भी चुका है कि उत्तराखंड में किसको कमान सौंपी जाए। लेकिन कमान जिसको भी सौंपी जाएगी, टारगेट होगा 2024 का चुनाव, इस साल होने वाले कई राज्यों में चुनाव, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज उत्तराखंड से जाए, देवभूमि से जाए, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से बीजेपी की टॉप लिस्ट में रहा है, उसकी प्रायोरिटी में रहा है और प्रधानमंत्री की पसंदीदा राज्यों में से एक उत्तराखंड में रहा है। सुनील नप्रभात, लेकिन उत्तराखंड में क्या चल रहा है? उत्तराखंड में क्या चल रहा है ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी तो कल तक दिल्ली में थे, आज वो लौटे हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्या है? पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जो है, नेता जो हैं, वो क्या चाह रहे हैं और प्रदेशवासी क्या चाह रहे हैं? क्योंकि आप जमीनी हकीकत हमारे दर्शकों को बेहतर बता सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड में हलचल है। कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता भी जानना चाहता है, उसके अंदर भी उत्सुकता है और लगातार कयासबाजियों का दौर जारी है कि कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा। मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हूं। आप देखिए, ये प्रदेश कार्यालय का एक कैंपस है, यहाँ पर भी बीजेपी के वर्कर्स बैठे हुए हैं और लगभग हर जगह यही चर्चा है कि आखिर कौन उत्तराखंड का नया सीएम होगा, किसको बीजेपी का आलाकमान यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये
देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनता है ये दिलचस्प है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर रिजाइन देने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के अंदर इस्तीफा देने की अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 2022 का जो चुनाव वो बीजेपी ने युवा नेतृत्व और 60 के पार के नारे पर लड़ा है। अब यही वजह है कि एक बार फिर से युवा नेतृत्व पर भरोसे की बात ही अब सामने आ रही है, जो विकास के साथ हिंदुत्व की बात को मजबूती से आगे बढ़ा सके। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। लेकिन एक संकेत साफ है कि कमान युवा हाथों में रहेगी, जिसकी बड़ी वजह बीजेपी का चुनाव में 60 पार और युवा नेतृत्व का नारा है और चेहरा सीएम पुष्कर धामी का था। ऐसे में 60 और 70 की उम्र पार कर चुके नेताओं के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी सपने जैसी है। वहीं युवा नेतृत्व के नारे का असर इस बार मंत्रिमंडल पर भी दिख सकता है और युवा सरकार के साथ बीजेपी देवभूमि में हिंदुत्व के संदेश को और मजबूत करना चाहेगी, ताकि 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जनता का भरोसा और बढ़े। जो उन्होंने केदारनाथ में जो ऐलान भी किया है, उसी के तहत उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व को लेकर के हो और चाहे एक युवाओं को आगे बढ़ाने का काम। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को किसको बनाना है, ये विषय तो हमारा नेतृत्व का है, किंतु फिर भी जो उनका चिंतन है, उनका सोच है कि युवाओं को आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य भी है और इसके तहत वो विचार जरूर करेंगे, ये मुझे कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और हिंदुत्व के विचार को देवभूमि की जनता ने स्वीकार किया है। ये बात पहाड़ी जिलों में बीजेपी की परफॉर्मेंस ने साफ कर दी है। चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामकर जीतने वाले प्रीतम सिंह पवार का कहना है कि युवा नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व का असर पूरे प्रदेश में होगा। निश्चित तौर पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जिस तरह से हमको आशीर्वाद मिलता रहा है और उसी तरह आगे भी मिलता रहेगा, निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सस्पेंस से पर्दा होली के तुरंत बाद उठ जाएगा और लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी युवा नेतृत्व, हिंदुत्व और ब्रांड मोदी के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चलिए आइए बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की करारी हार के बाद पहली बार कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गणेश गोदियाल दिल्ली पहुंचे थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा उनसे जब मांगा गया, उन्होंने इस्तीफा दिया और गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी ली, अपने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि गोदियाल का कहना है कि वो पहले ही इस्तीफा लिख चुके थे, पहले ही मन बनाकर इस्तीफे के लिए यहाँ पर वो आए हुए थे। इस्तीफा जब उनसे मांगा गया तो तुरंत उन्होंने पद छोड़ दिया। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से भी इस्तीफा मांगा गया। गणेश गोदियाल खुद भी चुनाव हार गए और हरीश रावत भी चुनाव हार गए। अब राज्य में कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर सिमटी हुई है। तो कांग्रेस में मचा घमासान अब खत्म होने की बजाय जंगल की आग की तरह आगे बढ़ रहा है। टिकट बेचने के आरोप लगने पर हरीश रावत ने जवाब दिया और कह दिया कि इसी होली पर उनकी राजनीति का दहन कर देना चाहिए, जबकि नेता विपक्ष गलतियों से सीखने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने खुलेआम कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत पर चुनाव में टिकट बेचने के आरोप लगाए और चुनाव हार चुके हरीश रावत को ये बात इतनी बुरी लगी कि पार्टी को भगवान बताते हुए प्रार्थना की कि मुझे निष्कासित कर दिया जाए और सबको दिक्कत है तो होली के दिन मेरी राजनीति का दहन कर दें, मेरी सियासत को जला दें। टिकट बेचे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं
हैं, तो ऐसे हरीश रावत को उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें। हरीश रावत ने कहा कि अगर वो पार्टी में झगड़े, हार और बर्बादी की वजह है तो वो पार्टी भी छोड़ देंगे, लेकिन तभी जब पार्टी कहेगी। हरदा ने कहा बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उनके नाम के साथ जोड़ रही है तो अब अपने भी लात मार रहे हैं। फसल बोए कोई और काटे कोई और को गलत बताने वाले नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि अब 2022 में जो गलत हुआ उसे भविष्य में सुधारने पर काम होना चाहिए। टिकट वितरण में हमको इस बात का भविष्य में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जहां पर पूरे 5 वर्ष तक जो है मेहनत कर रहा है उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये मेरा मकसद था। और कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग बैठेंगे और जब हार पर मंथन होगा तो सब बातें सामने आएंगी। आपको ये क्यों लगा, आपको लगा कि इस बार ऐसा हुआ है कुछ? नहीं, देखिए अभी आपको पता है, तो जब हुआ है तो तभी तो मैंने कहा, नेता मैं क्यों कहता। कांग्रेस की करारी हार ने पार्टी के बड़े नेताओं में कलह आसमान पर पहुंचा दिए और टिकट गलत बंटने से लेकर टिकट बेचने की बातों पर बड़े नेता भिड़े पड़े हैं। अब बदले बिगड़े माहौल में कांग्रेस का भविष्य सुधरने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिखती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो कांग्रेस के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने नेता विपक्ष के पद की दावेदारी की है। हरीश धामी का कहना है कि वो तीसरी बार के विधायक हैं और जिस तरह बीजेपी युवाओं पर भरोसा कर रही है, कांग्रेस को भी युवा को मौका देना चाहिए। बता दें 2017 से 2022 से अब तक पहले इंदिरा हृदय और जून 2022 में इंदिरा के निधन के बाद प्रीतम सिंह ने नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाली और अब जल्द कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें नेता विपक्ष का नाम तय होगा। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। मैं उनके विश्वास में खड़ा उतरा हूं। आज मैं तीसरी बार का विधायक हूं, तो निश्चित तौर पर मैंने दावेदारी भी की और मुझे विश्वास है। मैं एक सैनिक परिवार से हूं, मेरे पिताजी 1971 की लड़ाई लड़े हुए एक्समैन का बेटा हूं, तो और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए सीमांत जिले का भी। तो इस बार मैंने दावेदारी भी की है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस मुझ पर जरूर जो है विश्वास जिताएगी और अगर मुझे विश्वास जिताया जाता तो विपक्ष की एक भूमिका होती है, उस भूमिका में मैं खड़ा उतरूंगा और साथ ही कांग्रेस को जो है उत्तराखंड में वापस लाने का काम करूंगा। आइए बात करते हैं देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जिनकी आज जयंती है और भारतीय सेना के सर्वश्रेष्ठ अफसर रहे जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पिछले साल एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से ताल्लुक रखने वाले जनरल रावत को कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कई राजनेताओं ने याद किया, उन्हें नमन किया। दून यूनिवर्सिटी में आज जनरल रावत की याद में एक लेक्चर सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जनरल बिपिन रावत जिन्होंने पिछले साल हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवाई थी, आज देखिए हर तरफ से उनको नमन किया जा रहा है। आज उनकी जयंती, जिस पर सुबह हमने दिखाया कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, माफ कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था, उनको नमन किया, याद किया। तो वहीं दूसरी तरफ आज उत्तराखंड के तमाम दिग्गजों ने उनको याद किया। देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत, जिनकी आज जयंती है, लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया है जनरल रावत की याद में। तो अदम्य शौर्य और साहस के परिचायक, सैन्य धाम उत्तराखंड के गौरव, पद्म विभूषण से अलंकृत स्वर्गीय बिपिन रावत जी की जयंती पर शत शत नमन। ये शब्द जो देख रहे हैं आप, ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं उत्तराखंड के। मां भारती की सेवा हेतु समर्पित उनका जीवन सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगा। और आइए बात करते हैं बच्चों को मिलने वाले कोविड से सुरक्षा कवच की। 12 से 15 साल के बच्चों को उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। राज्य के 4,01,400 बच्चे इस लिस्ट में शामिल हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 81,500 बच्चे इस लिस्ट में हैं। वहीं आपको बताएं कि दून में 74,000 और उधम सिंह नगर में 73,000 बच्चों को वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य विभाग को अभी तक 20,000 के करीब
वैक्सीन डोज मिल चुकी है और बच्चों को कार्बोवैक्स नाम से ये वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं रंगों के त्योहार होली की, जो कि नजदीक है। बाजार सज चुके हैं। देहरादून में बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कई तरह की पिचकारियां आपको नजर आएंगी, जिसमें कई डिजाइन भरी ये पिचकारियां हैं। हर्बल कलर्स भी हैं यहाँ पर। मार्केट में बहुत सारे हर्बल कलर्स इस समय हैं। होली को लेकर लगातार लोग जागरूक हैं, इसीलिए इस बार हर्बल कलर्स बाजारों में नजर आ रहे हैं। इस बार कोविड के मामले भी कम हैं और इसीलिए कारोबारियों को भी बेहतर आमदनी होने की उम्मीद है। तो देखिए बाजार सज चुके हैं। पिछले 2 साल कोविड में जिस तरह से बीते, जहां पर ना बाजारों में रौनक, ना लोगों के चेहरों पर खुशी त्योहार की, अब वो खुशी लौटी है। तो होली का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी है। इसी को देखते हुए बाजारों में किस तरह से हर्बल कलर्स उतारे गए हैं, क्योंकि अब लोग सतर्क हैं, जागरूक हैं। गंदे खराब रंगों से बेहतर हर्बल कलर इस्तेमाल करने के लिए अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यही आपको बताएं कि होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन लगातार थानों, चौकियों में बैठक करके इस त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए लोगों से अपील कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही होली के दिन सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों पर खासी नजर रहने वाली है। तो होली के त्योहार के मद्देनजर अब यहां पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट। होली के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र के सभी थानों में सभी क्षेत्राधिकारियों को और सभी थाना प्रभारियों को, चौकी इंचार्जों को ये निर्देशित भी किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी हमारे CLG की मीटिंग्स हैं उसको जल्दी से जल्दी कर ली जाए। शांति समिति की मीटिंगों को करने के बाद एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली को मनाने के लिए सबके आग्रह किया गया है। सभी जितने भी लोगों का सहयोग इसमें प्राप्त किया जा सके उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।